बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में जारी रहेगी जातीय जनगणना, पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार की बड़ी जीत। इंडिया से अच्छा है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर के पप्पू यादव ने यह क्या कह दिया। इन 3 तरीकों से कम हो जाएगा आपका बिजली का बिल, हर महीने बचा सकते हैं हजारों रुपए। वो तरीका आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू फैमिली की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। पूर्णिया में ऑपरेशन मुस्कान ने कई चेहरों पर लौटाई खुशी, 57 लोगों को वापस मिले खोए हुए और चोरी किए गए मोबाइल। भाभी ने देवर को मछली खिलाने से किया मना, तो देवर ने कुदाल के बेंत से पीट पीट करके ले ली जान। अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टरों की नहीं होगी कमी, नीतीश सरकार ने किया नया फैसला, बम्पर होगी बहाली। बिहार में 10वीं पास को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, वे कैसे, हम आगे आपको इसी वीडियो में बताएंगे विस्तार से। बिहार में रात में चैन की नींद लेनी होगी मुश्किल, बिजली विभाग लाने जा रहा है बिल की दरों का नया फॉर्मूला। नीतीश सरकार ने सरपंचों के अधिकार पर चलाई कैंची, अब नहीं कर सकेंगे ये काम, सभी डीएम को भेजा पत्र। पीएम मोदी की बनेगी 200 मीटर ऊंची प्रतिमा, जानिए क्या है और क्यों चर्चा में है। बिहार में अब 9 से 10 बजे तक कोचिंग क्लास पर रहेगी रोक, के पाठक ने जारी किए नए आदेश। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर के कल बड़ा फैसला दिया है। जब कोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराने को लेकर के चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जब बिहार में जातीय सर्वेक्षण चलता रहेगा, यानी कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। यह नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जातीय गणना को लेकर के पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा है कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर विकास और फिर पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। जब सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इसलिए भी जातिगत जनगणना जरूरी है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 25 दिन बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्र की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों से सुनवाई की, लेकिन अब लास्ट में यह फैसला आ गया है और यह फैसला बिहार सरकार की तरफ आया है। जब बिहार सरकार की इसमें बड़ी जीत मानी जा रही है। जब जातिगत जनगणना के इस फैसले से अब बिहार में जातिगत जनगणना होगी, ये नीतीश सरकार के लिए खुशखबरी है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस कैबिनेट में शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में शिक्षकों के सेवा निरंतरता का लाभ और फिर वेतन संरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसका लाभ पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा बहाल नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में चौथे कृषि रोड मैप 30 करोड़ 65 लाख की राशि को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत परंपरागत खेती के विकास योजना कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में केंद्र से 18 करोड़ 9 लाख और फिर राज्य से 12 करोड़ 6 लाख के आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा वाहनों के टैक्स डिफॉल्टर को 1 टाइम सेटलमेंट का लाभ देने पर सहमति बन गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत
बिहार के पूर्णिया पुलिस ने 57 खोए हुए मोबाइल फोन को उनके यूजर्स के सुपुर्द कर दिया है। जब पुलिस की ओर से लौटाए गए इन 57 मोबाइल फोन में कई ऐसे मोबाइल है जिनकी कीमत 30,000 के पार है। जब पूर्णिया शहर के खजांची हाट थाना में ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी की गई, छीनी गई या फिर खोई हुई मोबाइल फोन यूजर्स को लौटाई गई है। जब बरामद मोबाइल फोन पूर्णिया के अलग अलग थाना क्षेत्र की है। एसपी आमिर जावेद के हाथों मोबाइल यूजर्स को उनकी खोई हुई फोन लौटा करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एसपी आमिर जावेद ने बताया है कि पूर्णिया के अलग अलग क्षेत्रों में मोबाइल की छिनतई हुई थी, जिसमें 57 मोबाइल बरामद करके लोगों को सौंपा गया है। जब उन्होंने बताया है कि इस तरीके की आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि इन दिनों आंखों को प्रभावित करने वाली फ्लू की बीमारी लगातार बढ़ती दिख रही है। जब पिछले एक पखवाड़े से इस बीमारी ने तेजी से पांव पसार लिए हैं। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिलों में भी आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। जहां शहरों या फिर गांव, हर जगह तमाम लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। आई फ्लू किसी भी उम्र के लोगों को हो रहा है, लिहाजा इससे लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। एक पत्रकार द्वारा डॉक्टर अमित पटेल से इस बारे में विस्तार से बात की तो उन्होंने कहा है कि विशेष सावधानी से इस रोग से बचाया जा सकता है। डॉक्टर से पूछा गया कि आई फ्लू बीमारी क्या है, तो डॉक्टर अमित पटेल का कहना है कि आई फ्लू आंखों की एक प्रकार की बीमारी है। ये बरसात के मौसम में ज़्यादातर होती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है, इससे गंदगी के बीच में ये बीमारी बढ़ती है। जहाँ उमस भरे मौसम में बैक्टीरिया की पैदावार भी ज़्यादा होती है। यही वायरस कई प्रकार की बरसाती बीमारियों को पैदा करती है। जब पहले ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में मिलती थी, लेकिन अब ये हर उम्र के लोगों को होती है। जब डॉक्टर अमित पटेल के मुताबिक अगर ज़्यादा दिन तक आंखों में इन्फेक्शन रहता है तो फिर हालात खतरनाक हो जाते हैं, बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है। आई फ्लू की पहचान को लेकर के डॉक्टर अमित कहते हैं कि अगर आंखें गुलाबी हो जाए, चुभन हो तो फिर सावधान हो जाएं। धीरे धीरे आंखें लाल हो जाती है और फिर आंखों से चिपचिपा पानी निकलने लगता है। बीमारी बढ़ने पर धूप में देखने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन भी होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगले साल 2024 के लोकसभा चुनावों में नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर इस समय आम चुनाव करा दिया जाए तो फिर बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा होने वाला है। जब केंद्र की मोदी सरकार को जीत की हैट्रिक से रोकने के लिए विपक्षियों ने 26 दलों को मिलाकर के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का गठन किया है। जब वहीं बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए में कुछ और दलों को जोड़ करके अपना अलग कुनबा 39 पार्टियों का करा दिया है। एनडीए के इस महागठबंधन में कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन दलों को महत्व दिया है। इसकी एक प्रमुख वजह इन क्षेत्रीय पार्टियों को अपने इलाके में वोट बैंक होना माना जाता है। बीजेपी इसी छोटे किंतु महत्वपूर्ण वोट बैंक के जरिए सत्ता के शिखर पर एक बार फिर से काबिज होने का सपना संजोए हुए हैं। इंडिया न्यूज और CNN के हालिया सर्वे पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को इस बार 543 सीटों में से 318 प्लस सीटें मिलती दिख रही है। वहीं विपक्षी महागठबंधन इंडिया को 175 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 50 सीटें जा रही है। जब पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में एनडीए को करीब 35 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी व्यक्तिगत सीटों का फायदा मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी बीजेपी की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। जब सबसे हैरानी वाली बात यही है, इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में करीब 13 सीटों का व्यक्तिगत नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को इस बार 290 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 300 सीट मिली थी। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को आगामी चुनाव में करीब 14 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। जब पिछले चुनाव 2019 में 52 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को इस बार 66 सीटें मिलने की सर्वे में संभावना जताई गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सुखाड़ को लेकर के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने मलहम तो अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन उनके जख्मों को यानी कि मजदूरों के, किसानों के जख्मों को अपने बयानों से जरूर कुड़ेद दिया है। दरअसल बारिश नहीं होने से परेशान किसान को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी। जब कृषि मंत्री ने अजीबोगरीब जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के साथियों से आग्रह किया है कि एक बार
पूजा पाठ करा दें जिससे बिहार में बारिश हो जाए, लेकिन वे सुन ही नहीं रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि जितना किसान परेशान है उतना ही सरकार भी किसानों के पीछे खड़ी है। बिहार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है तो फिर वह किसानों का है। किसान ईश्वर स्वरूप है। हमने भाजपा के मित्रों से कई बार कहा है कि बारिश नहीं हो रही है तो पूजा पाठ करा दें, इतना मंदिर मस्जिद कराते हैं तो फिर वे सुन क्यों नहीं रहे हैं। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि अभी किसानों को सरकार से राहत के लिए कुछ और दिन का इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह में बारिश की संभावना कही है, ऐसे में हम इंतजार कर रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तभी हम किसानों के लिए फैसला लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी की टीम में नए उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिवों को जोड़ा गया है। इस नई टीम में बिहार के एकमात्र ऋतुराज सिन्हा को जगह मिली है, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो फिर वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि अब बीजेपी ऋतुराज सिन्हा के दम पर बिहार की 40 सीटों को साधने की तैयारी कर रही है। वहीं अब बीजेपी की इस नई टीम ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी में उत्साह है तो फिर वहीं दूसरी तरफ जेडीयू हो या फिर आरजेडी बीजेपी पर जम करके निशाना साध रही है। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि बीजेपी पहले ही हार मान चुकी है। बीजेपी के पास बिहार जीतने का कोई उपाय नहीं है। बीजेपी के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब देखिए एक ही व्यक्ति को केंद्र संगठन में जोड़ा गया है। उसके दम पद जीतने की कोशिश है जो कि सफल नहीं होगी। बिहार ही राजनीति बदलता है, ऐसे में बीजेपी बिहार में केवल फोकसबाजी कर रही है। वहीं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं को भूलती जा रही है, चाहे वे राधा मोहन सिंह हो या फिर सुशील कुमार मोदी। इन तमाम नेताओं को बीजेपी बेइज्जत कर रही है। ऐसे में हम अपील करते हैं कि बीजेपी के वर्तमान नेता पार्टी को छोड़ दें। जनता दल यूनाइटेड में उनका स्वागत है। एक व्यक्ति के सहारे बिहार बीजेपी नहीं जीत सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसे शिक्षकों और फिर शिक्षा विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों पर सख्ती और अनुशासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जिलों के पदाधिकारियों को नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत अब कोचिंग के संचालन में भी समय को लेकर के कई पाबंदियां लगा दी गई है। यहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर के कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाए। जिला अधिकारियों को उनकी ओर से पत्र भेजा गया है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 के को कारगर बनाए जाने की जरूरत है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों और फिर छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। जब कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त 2023 के बाद से सख्ती से लागू किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे के लवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 200 मीटर ऊंचाई पर उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अच्छा, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले अनावरण होने की संभावना है। जहां इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावासों के सम्मानित प्रतिनिधियों से इस अवसर की शोभा बढ़ाने की उम्मीद है, जो इसे नेतृत्व के वैश्विक उत्सव के रूप में चिन्हित करेगा। DPIL प्रवक्ता ने कहा है कि लवासा में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा स्थापित होनी है, वहां भारत की विरासत और नए भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय, एक स्मारक उद्यान, मनोरंजन केंद्र और एक प्रदर्शनी हॉल की मेजबानी की जाएगी। यह प्रदर्शनी हॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और फिर उपलब्धियों की एक झलक दिखाएगा, जहां साथ ही उनके द्वारा नए भारत के निर्माण में दिए गए योगदान को भी बताएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 99 रुपये की कटौती की है, 99 रुपये 75 पैसे की। जब नई दरें आज से लागू हो गई है। जब इंडियन ऑयल के वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1680 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1780 रुपये में मिल रहा था। कोलकाता में ये 1802 रुपये में मिलेगा, जो कि पहले 1895 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। यह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1640 रुपये में मिलेगा, पहले इसकी कीमत 1733 रुपये थी। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की एक्शन में है। अब स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराना उनके टारगेट पर है। इससे पहले एक्शन लेते हुए विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति चेक करा ली गई है, लेकिन छात्रों की संख्या अभी भी कम है। जांच में पता चला है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि BEO के लेवल से
लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। के पाठक ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद अगर सभी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% भौतिक रूप से नहीं हुई तो फिर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि जांच में ये बात सामने आई है कि पदाधिकारियों की लापरवाही से ही आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज करके ताकीद की गई है। कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में 50% बच्चे नहीं पाए गए वहां शिक्षक पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाएगा, जहां उनके 100 कॉज पूछा जाएगा और उचित जवाब नहीं मिलने पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें आरोप पत्र का गठन भी होगा। दोस्तों बात करते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में अब बिहार भी पहले से आज अब अधिक हाईटेक नजर आएगा। जी हाँ, बिहार में आज से 4 बड़े बदलाव नजर आने वाले हैं, जिसमें शिक्षा विभाग से लेकर के नगर निगम तक का फैसला शामिल है। दरअसल बिहार में आज से राजधानी पटना की तरह 12 जिलों में ई चालान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सारे कामकाज पेपरलेस हो जाएंगे। वहीं राज्य के यानी कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में कल से लेकर के 15 अगस्त तक बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। इसके साथ ही इस महीने की दूसरे सप्ताह में शिक्षा विभाग के प्रमुख के सचिव के पाठक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। वहीं अब राजधानी पटना में सड़क पर कचरा फेंकने वालों की तस्वीर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अगस्त माह में पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर सहित 12 जिलों में मैनुअल ट्रैफिक चालान बंद हो जाएंगे। इन जिलों में सिर्फ ऑटोमेटिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड डिवाइस से ही चालान काटे जाएंगे। इस मशीन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को कैमरे से खींच करके बाहर नंबर या फिर डीएल की एंट्री के बाद अपराध का सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की रात की नींद उड़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली विभाग अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तरह सबसे पहले टाइम ऑफ डे ट्रैफिक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जब बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक दिन में सोलर से उत्पादित होने वाली बिजली सस्ती मिलेगी, रात में थर्मल पावर से उत्पादित होने वाली बिजली महंगी होगी। इसी हिसाब से बिजली की खरीद करके कंपनी के द्वारा दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली सप्लाई की जाएगी। जब बिजली कंपनी के मुताबिक टाइम्स ऑफ डे ट्रैफिक का फायदा आम लोगों को मिलेगा। जब घरेलू उपभोक्ता दिन में कपड़ा धोने सहित अन्य काम करेंगे या इसी तरीके से दुकान प्रतिष्ठान दिन में ज्यादा खोलते हैं, इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं उद्योग चलाने वाले दिन में काम करके सस्ती बिजली का फायदा उठा पाएंगे। जब बताया गया है कि बिहार में 1,85,00,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें 90 से 95% उपभोक्ता घरेलू है, जिन्हें इसका लाभ होगा। वर्तमान समय में बिहार में 7506 मेगावाट बिजली की खपत है। सेंट्रल सेक्टर से बिहार का कोटा 11,020 मेगावाट का है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू की समस्या से सबसे ज़्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। स्कूल में एक बच्चे से ये संक्रमण कई बच्चों तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में स्कूलों द्वारा सख्त निर्देश जारी किया गया है कि अगर आपके बच्चे की आंख में जलन या फिर लालिमा है तो फिर स्कूल नहीं भेजें। इधर रिम्स और फिर सदर अस्पताल सहित निजी नेत्र चिकित्सालयों में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। जहाँ सोमवार को रिम्स के नेत्र विभाग की ओपीडी में 7 बच्चों का इलाज किया गया, जहाँ कई बच्चे स्कूल ड्रेस में परामर्श लेने पहुंचे थे। सदर अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वात्सव ने बताया है कि कंजक्टिवाइटिस वायरल समस्या है जो तेजी से एक दूसरे से फैलता है। जब बच्चे स्कूल में एक साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं, वहीं पेन, पेंसिल और फिर टिफिन बॉक्स का उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। यही कारण है कि बच्चे तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है, या कुछ में ये 1 सप्ताह तक रहती है, लेकिन सावधानी और फिर सतर्कता ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सहित 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगी। यहाँ जारी सूचना के अनुसार बिहार स्कूल टीचर परीक्षा 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। जहाँ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बिहार स्कूल टीचर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अगस्त के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। जहां अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर कोई भी किसान खेती करने के लिए लोन पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उन्हें कई तरह के नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। इन नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए कोई भी किसान खेती के लिए ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं। खबर के अनुसार SBI ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को 80% तक का लोन उपलब्ध कराती है। जी हाँ, यानी कि ट्रैक्टर की कुल कीमत का किसान को ट्रैक्टर खरीदते समय 20% पैसा देना होगा, बाकी का 80% पैसा हो जाएगा, लोन हो जाएगा। बिहार में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो उसको पालन करना होगा। शर्तें यह है कि लोन पर ट्रैक्टर लेने के लिए किसान के पास 2 या फिर उससे अधिक एकड़ खेती लायक जमीन होना चाहिए। अगर आपकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा हुई तो फिर आपको ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन नहीं मिल पाएगा। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन से जुड़े कागजात, निवास प्रमाण पत्र और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। या लोन पर ट्रैक्टर लेने के लिए नजदीकी SBI बैंक में जाना होगा और कर्मचारी से ट्रैक्टर लोन के लिए संबंधित फॉर्म भरना होगा और इस फॉर्म को भर करके जमा करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने सरपंच के अधिकारों को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। जब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में सरपंच और ग्राम कचहरी को वंशावली बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसको लेकर के सभी जिलों के DM को आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के कई जिलों से ऐसी खबर सामने आ रही थी कि ग्राम कचहरी और या फिर सरपंच द्वारा वंशावली तैयार किया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने सभी जिलों के DM को आदेश जारी करते हुए कहा कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार ने पत्र जारी करते हुए कहा कि ग्राम कचहरी का गठन मुख्यतः ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले छोटे मोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जब उन्होंने कहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में फौजदारी एवं दीवानी मामलों को छोड़कर के अन्य किसी तरीके की कार्य करने की जिम्मेदारी सरपंच को नहीं है, इसीलिए सरपंच वंशावली नहीं बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें 5,000 का फ्री टूल किट दिया जाएगा। इससे युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने में सहूलियत होगी। खबर के अनुसार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला नियोजन कार्यालय ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत अगर कोई युवा मशीनरी से जुड़े हुए रोजगार करेंगे तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा 5,000 रुपये का फ्री टूल किट प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि इस टूल किट में प्लास, टेस्टर, छेनी, पेचकस, ज्वाइंट कटर समेत अन्य कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद रहेंगे। प्रथम चरण में 15 युवाओं का चयन किया गया है जिन्हें 5,000 रुपये का फ्री टूल किट दिया जाएगा। दरअसल कई बार युवा खुद का रोजगार करना चाहते हैं लेकिन कुछ पैसे नहीं रहने के कारण औजार खरीदने में उसका खर्च हो जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो जाती है। ऐसे में सरकार उन्हें 5,000 रुपये का फ्री टूल किट देगी ताकि उनको आर्थिक दिक्कत ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर कोई व्यक्ति खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जब बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को इसका लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेकर के आप अपनी बेकरी, बुटीक, पापड़ बिजनेस, तेल मिल, आचार मसाला उत्पादन, कृषि, फर्नीचर जैसे कई तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं और खुद की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाते हैं। इसके तहत आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेकर के। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के अस्थायी निवासी आपको होना चाहिए। दोस्तों आपके घर में बिजली तो होगा ही, जी हाँ, ये तो तय है, लेकिन बिजली बिल देने में आप लोगों की जेबें ढीली हो जाती है। अब हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं, इस तरीका से आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, बिल बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। आपको बता दें कि गर्मी की सीजन में बिजली की खपत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि महीने का बिल भरने में आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में अगर आप कम बिजली के खर्च में इलेक्ट्रिक आइटम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको कुछ आसान से टिप्स को फॉलो करना होगा। आपको बता दूं कि LED बल्ब सामान्य बल्ब के मुकाबले कम बिजली की खपत करते हैं, जिसकी वजह से बिल अपने आप घट जाता है। अगर एक घर में 4 से 5 बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर वह 100 वाट तक की बिजली की खपत करते हैं, तो फिर इससे महीने भर का बिल बढ़ जाता है। जब वहीं LED बल्ब 2 से 40 वाट के बीच बिजली की खपत करते हैं, जबकि कमरे में पर्याप्त रोशनी भी रहती है। अगर आपके घर में पुराने पंखे लगे हुए हैं तो फिर उन्हें तुरंत बदल दीजिए। दरअसल पुराने मोटर और फिर ब्लेड्स ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल अधिक आता है। वहीं आज के एडवांस ब्लेड्स और फिर मोटर वाले पंखे बिकते हैं जो बिजली के
कम खपत करते हैं और इससे बिल में कटौती करने में आसानी होती है। वहीं पर अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन्वर्टेड एसी का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि गर्मी के सीज़न में विंडो या फिर स्प्लिट एसी के बजाय इन्वर्टेड एसी का इस्तेमाल करना काफ़ी बजट फ्रेंडली साबित हो सकता है, जो बिजली की खपत बहुत ही कम करता है। इन्वर्टेड एसी में खास सिस्टम होता है जिसकी वजह से कमरा ठंडा हो जाने की स्थिति में एसी ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आधार कार्ड का डिजी लॉकर से लिंक होना आपको अनिवार्य होगा। जी हाँ, ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत से लोग पासपोर्ट बनाते हैं और इसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। तो ये भी एक नियम है, अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका पासपोर्ट नहीं बने या फिर परेशान हो सकते हैं आप। इस परेशानी से बचने के लिए आपको ये बात बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इसको लेकर के विदेश मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय की ओर से 5 अगस्त से ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। खबर के अनुसार कई सारे लोग फर्जी आधार कार्ड देकर के पासपोर्ट बना रहे थे। इसी को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने देश भर में इस नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है ताकि पासपोर्ट बनाने में किसी तरीके का कोई भी फर्जीवाड़ा न हो सके। वहीं निर्बाध सत्यापन के लिए आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और अन्य प्रमाण पत्र को भी डिजी लॉकर पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसलिए आप अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लें। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको बैंक का फोटो और फिर मुहर युक्त पासबुक चाहिए। जन्म और फिर मृत्यु पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र चाहिए। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। रसोई गैस कनेक्शन का प्रमाण पत्र चाहिए। आवेदक के नाम का वैध राशन कार्ड चाहिए। या सरकारी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड और पुस्तिका का अभी प्रमाण पत्र प्रमाण चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र चाहिए। पुराने पासपोर्ट में वर्णित जन्म तिथि और LOIC द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड के मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा साल 2023 में आयोजित की गई मैट्रिक परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से पास किया था उन छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। इसको लेकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी यानी कि 50% से अधिक मार्क्स लाए हैं उन्हें भी पैसों की राशि दी जाएगी। जी हाँ, NIC पोर्टल पर विद्यार्थी खुद ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसे कितने पैसे मिलेंगे, तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य वर्ग के छात्र को 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक को 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की बालिका को 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावृत्ति योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालिकाओं को 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे बौद्ध, जैन, पारसी के छात्र छात्राओं को 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति के छात्र के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटे के प्रथम श्रेणी से पास होने वाले बालक बालिकाओं को 10 हज़ार रुपये और द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले को 8 हज़ार रुपये मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां बिहार के अंदर शायद ही ऐसा कोई भी दिन गुजरता हो जिस दिन हत्या लूट की खबरें निकल करके सामने नहीं आती हो। जैसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला रोहतास से निकल करके सामने आ रहा है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की जान ले ली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला विक्रमगंज थाना क्षेत्र के सिकरिया गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ एक देवर ने अपनी भाभी से मछली खिलाने की मांग कर डाली, लेकिन भाभी ने उसे मछली खिलाने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर के देवर ने अपनी भाभी की जान ले ली। जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आसपास के लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर के चर्चा का माहौल कायम हो गया है। जब वहीं इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोनी देवी नामक महिला अपने घर में मछली बना रही थी। इसी बीच उसका देवर टेल साल पहुंचा तथा मछली खाने की जिद करने लगा। जब भाभी ने मछली देने से मना कर दिया तो फिर देवर ने अपनी भाभी की जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए अब डॉक्टर की कमी नहीं होगी। जब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो चुका है। कैडर निर्माण का प्रस्ताव जल्द राज्य कैबिनेट को भेजा जाएगा। जब कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही बिहार में इस साल
ये लागू हो जाएगा। इस कैडर के बन जाने से इलाज कराने वाले चिकित्सक अलग होंगे तो फिर वहीं प्रशासनिक काम करने वाले अलग। जब मेडिकल कॉलेजों में अध्यापन कार्य करने के लिए भी चिकित्सकों का अलग कैडर रहेगा। इसके साथ ही विभाग ने खाली हजारों पद भरने की भी निर्णय लिया है। दरअसल अभी अस्पताल में डॉक्टरों का कैडर अलग है तो फिर नर्स का अलग। कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले चिकित्सकों के लिए अलग से ट्रेनिंग कैडर है। केंद्र सरकार का मानना है कि देशव्यापी चिकित्सीय कैडर एक नहीं होने के कारण केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है, इसलिए देशव्यापी चिकित्सकों का एक ही कैडर हो। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि इलाज करने वाले चिकित्सकों को प्रशासनिक कामों में अलग रखा जाए। दोस्तों बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा ही योगदान है। जब पशुपालन और बागवानी देश के करोड़ों लोगों की आजीविका चलाने का काम करती है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम में किसानों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। जी हाँ, हाल ही में देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सूखे की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसानों की फसल पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान और बढ़ता वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जीवन शैली पर असर डाल रहा है। इसके अलावा ये सभी फसल की उपज को प्रभावित कर रहा है। वातावरण में तापमान बढ़ने का सबसे मूल कारण CO2 गैस है। इससे बढ़ते हुए तापमान से खेतों में कवक, कीट और खरपतवारों की संख्या बढ़ने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से पौधों का विकास तो तेजी से होता है, लेकिन इसके साथ ही पौधों में प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण मिनरल की कमी हो जाती है। सूखा पड़ने की वजह से मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाता है और जमीन सूखी होकर के फटने लगती है। जब गर्मी और सूखे का असर पशुओं के शरीर पर देखने को मिलता है, यह उनकी प्रजनन क्षमता से कम करता है। इसके साथ ही तापमान बढ़ने से जानवरों में भी बीमारी का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगता है और दूध उत्पादन क्षमता कम होती है। जब इस सूखे का सबसे ज्यादा प्रभाव फसलों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समंदर के तापमान और लवणता पर भी देखने को मिलता है। समंदर की बढ़ती लवणता के कारण मछलियों का जीवन काल कम होता जा रहा है और बढ़ते हुए तापमान की वजह से मछलियों की माइग्रेशन भी कम होता जा रहा है। इससे समंदर में रह रहे जीवों में अम्लता बढ़ती जा रही है, जो जीवों के तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करती है। गर्मी और सूखे से फसलों को बचाने के लिए आपको इस मौसम में ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो गर्मी और सूखे को सहन करने की क्षमता रखती हो। ये फसलें किसानों के नुकसान को कम कर सकती है, क्योंकि उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। या सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में ऐसी फसल उगाना उपयोगी साबित होता है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पटना के चौक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से रजिस्ट्री से भेजे गए पटना हाई कोर्ट के आई कार्ड को भी जब्त किया है। पुलिस का यह मानना है कि गिरफ्तार किए गए युवक हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का काम करते हैं। जहां पुलिस अब इनसे ये पता लगाने में जुटी हुई है कि अब तक कितने छात्रों कितने पैसे लेकर के उन्हें चुना लगाया है। जब 2 छात्र पटना सिटी निवासी मोहम्मद इमरान अभिषेक राज ने पटना के चौक थाने में आवेदन देकर के हाई कोर्ट में नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को ये ID कार्ड भी दिखाया जो फर्जी तरीके से हाई कोर्ट के नाम पर बनाए गए थे। सूचना मिलते ही चौक थाने की पुलिस ने हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने वाले फर्जीवाड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम राकेश कुमार है, जो बेरोजगार लड़कों को नौकरी दिलाने के लिए खोजा करता था। वहीं दूसरा मुन्ना कुमार, जो चौक शिकारपुर के नजदीक लिट्टी बेचने का काम किया करता है। दोस्तों बात करते हैं कि ईडी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उनके परिवार के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। इनकी पटना, दिल्ली और यूपी यानी कि गाजियाबाद में मौजूद मुख्य रूप से 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों के सरकारी दस्तावेजों पर कीमत 6 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी जा रही है, लेकिन बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। परिवार के जिन सदस्यों के नाम से मौजूद निजी कंपनियों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है, उनमें मेसर्स AB एक्सपोर्ट और AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की दोनों कंपनियों का मालिकाना हक लालू प्रसाद की पत्नी एवं पूर्व CM राबड़ी देवी, बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती, बेटी हेमा यादव के पति विनीत यादव के एवं ससुर शिवम कुमार यादव के नाम शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है। जहां अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी ज़रूरी काम है तो फिर घर से बैंक के लिए निकलने से पहले कैलेंडर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस महीने कुल
14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लिस्ट जारी कर दी है। रिजर्व बैंक ने हर महीने बैंकिंग हॉलीडे लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और फिर अगस्त 2023 में पड़ने वाली बैंक छुट्टियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अगले महीने पड़ने वाली छुट्टियों में विभिन्न राज्यों और फिर शहरों में होने वाले पर्व और आयोजनों के अलावा रविवार और फिर दूसरे और चौथे शनिवार के अवकाश भी शामिल है। ऐसे में जरूरी है कि आप बैंक जाने से पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर बैंक हॉलीडे लिस्ट चेक करके ही घर से निकले। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुंचे और फिर वहां दरवाजे पर ताला लटका हुआ हो। दोस्तों, बात करते हैं कि पान मसाला और तंबाकू से शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में बहुत से लोग पान मसाला और तंबाकू का सेवन करते हैं। इसका सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। जब वहीं कई जगहों पर तो पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। जब वहीं पान मसाला और तंबाकू पर सरकार की ओर से टैक्स भी वसूला जाता है, जो कि जीएसटी के रूप में सरकार के पास आता है। इस बीच पान मसाला और तंबाकू को लेकर के अहम अपडेट सामने आया है। जब वित्त मंत्रालय की ओर से एक जानकारी दी गई है जो कि इन उत्पादों पर लगाने वाले जीएसटी से जुड़े हुए हैं। दरअसल पान मसाला, तंबाकू और इसी तरीके की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी की खुद वापसी की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के जरिए 31 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यात को अपने रिफंड दावे के साथ 76 अधिकार टैक्स अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के एक अजीबोगरीब बयान दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक अजीबोगरीब बयान दिया है। जी हाँ, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऊपर हुई कार्रवाई के बारे में प्रतिक्रिया देने के दौरान दानापुर के बिहटा में पप्पू यादव ने कहा कि उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा अब नहीं रहा। कोर्ट और सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से अच्छा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी का देश में कोई औचित्य नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि सीबीआई लालू प्रसाद यादव के परिवार के पीछे नहीं है। यह सीबीआई हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के पीछे है जो संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहता है, यह जो इस देश की महंगाई को खत्म करना चाहता है, जो देश में रोजगार चाहता है और किसानों की बेहतरी की बात चाहता है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि इस सरकार ने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ समझौता कर लिया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।